कक्षा 10वीं विषय विज्ञान बोर्ड परीक्षा के लिए 4 अंक के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए और यही प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, इनको लिख लिख के आपको देखना है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में हो। तो आंसर है ये पारा या मरकरी। इसके बाद दूसरा है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो ये धातु होती है सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो ये है सिल्वर, चांदी और कापर। इसके बाद ये ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ये है लेड और मरकरी। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए। प्रश्न ऐसा नहीं है कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि ये रासायनिक गुणधर्म पूछ रहा है कि भौतिक गुणधर्म पूछ रहा है कि ये कुछ नहीं पूछ रहा है। यदि रासायनिक गुणधर्म पूछ रहा है तो सिर्फ आपको रासायनिक ही लिखना है। यदि भौतिक गुणधर्म पूछे तो भौतिक ही लिखना है। और यदि दोनों कुछ न लिखे ऐसे धातु अधातु में अंतर, तो आपको दोनों को मिला के लिखना है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु में अंतर देखते हैं। तो ये धातु और ये हैं अधातुएं। ये अपचायक होती हैं, ये उपचायक होती हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके प्राय हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये विद्युत धनात्मक तत्व हैं, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पर भौतिक गुणधर्म भी आ जाए या धातु अधातु में सिर्फ अंतर आ जाए तो और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। जैसे धातु में लिख सकते हैं ये कठोर होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, ये चमकीली होती हैं, ये धूसर होती हैं। और यहाँ पर ये जो है इनका गलनांक और क्वथनांक ऐसा होता है, उच्च होता है। इस तरह से आप जो है और भी अंतर भौतिक वाले लिख सकते हैं। यहाँ पर ये तन्य होती हैं, आघातवर्धनी होती हैं, ये नहीं होती हैं। इस तरह से आप जो है भौतिक गुणधर्म आए तब इनको लिखना है, रासायनिक में आपको यही लिखना है। अब अगला प्रश्न है यहाँ, विक्राणु या नेफ्रॉन की रचना कीजिए। तो चलिए यहाँ पर एक चित्र है ये नेफ्रॉन का, इसको आपको बनाते आना चाहिए। तो एक बार आपको बना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोमन संपुट बनाना है। फिर ये जो विक्राणु का नलिकाकार भाग है, तो इस तरह से किसी भी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा हमको ये थोड़ा सा ज़्यादा जालीदार बनाना है। फिर ये बिल्कुल यू आकार की यहाँ पर नली बनती है जिसको हेनले लूप कहते हैं। फिर यहाँ पर भी हमको मोड़ना है और इसको जाकर के संग्रह नलिका से जोड़ देना है। फिर दूसरा पार्ट होता है यहाँ वृक्क, हम धमनी बनाएंगे। फिर यहाँ वृक्क क्या बनाएंगे, सिरा बनाएंगे। तो सिरा को देख लीजिए, इसको भी आपको इसमें कई भागों में अपनी मर्जी से पूरे पार्ट में लपेटना है। फिर यहाँ पर वृक्क धमनी है, इसको भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इस तरह से लपेट देना है। तो और इनका सबका नाम लिख देना है। इस तरह से यहाँ पर वृक्क की रचना होगी, वृक्राणु की। तो इसको एक बार आप कॉपी में बना के देखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है, तैयारी अच्छे से करना है इसकी। अब यहाँ प्रश्न है, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं, धमनी और यहाँ सिरा लिखा है। इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक होती हैं। इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। यह हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है। यह संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करती है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराएं अनॉक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं और इसमें कपाट पाए जाते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, मानव के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाना है। तो चलिए नामांकित चित्र देखते हैं। आपको ये जो बाहर का पोर्शन, ये वाला सिर है, हाथ है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ये अंदर अंदर का बना लीजिएगा। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ देखिए जिह्वा है, फिर यहाँ मुखगुह है, ये फिर ये ग्रसिका हो गई। और यहाँ पर ये वाला भाग क्या कहलाया, अमाशय कहला गया। फिर यहाँ पर ये जो है ये छोटी आंत कहला गई। और इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये बड़ा आंत कहला गया। इसके बाद ये जो हिस्सा है ये गुदा द्वार कहला गया। यहाँ पर ये जो है इसकी परिशोषिका, कृमि रूप परिशोषिका कहला गई।
फिर यहाँ पर ये जो पत्तेदार जैसे बना है ये अग्नाशय कहला गया। फिर ये जो हिस्सा है ये यकृत कहला गया। फिर ये पित्त की नली कहला गई, पित्ताशय कहला गया। और यहाँ इस तरह से आपको जो है ये पूरी रचना बनाना है और इसका नाम भी लिखना है। तो एक बार इसकी भी बना करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न में है, मानव हृदय के द्वारा रक्त के संवहन की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसमें आपको लिखना भी होगा और चित्र भी बनाना होगा। दूसरा, मनुष्य के हृदय की कार्यविधि का वर्णन करिए। कभी कभी ये हो जाता है कि मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको चित्र भर बनाना है। लेकिन यहाँ आपकी कार्यविधि समझाना हो, प्रक्रिया समझाना हो, तो आपको प्रक्रिया भी लिखना पड़ेगा और चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मानव हृदय की कार्यविधि। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा एकत्रित होकर महाशिरा के द्वारा हृदय के दाएं आलिंद्र में एकत्रित होता है, जो त्रिवलनी कपाट द्वारा दाएं निलय में पहुंच जाता है। फुफ्फुसी शिरा द्वारा फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है, जो द्विवलनी वाल्व द्वारा या कपाट द्वारा बाएं निलय में चला जाता है। जब संकुचन होता है तब दाएं निलय से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है। फिर बाएं निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो ये एक क्रम होता है, इसी को आपको शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर ये चित्र है, इस चित्र को आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह से आपको रचना बनाना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये दाएं निलय हो गया, ये बाएं निलय हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये दाएं आलिंद है, ये बाएं आलिंद है। फिर यहाँ ये महाधमनी है। फिर ये जो ऊपरी महाशिरा है और ये निचले हिस्से की महाशिरा है। फिर ये फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिराएं हैं। तो इस तरह से आपको पूरा ये चित्र बताना है। और यदि लिखने के लिए नहीं आए, नामांकित चित्र भराए, तो केवल चित्र बनाना है, बाकी का वर्णन नहीं करना है। यहाँ पर आप इस तीर से देख सकते हैं कि ये जो महाशिरा है, महाशिरा से जो है ये रक्त कहाँ आता है, आपके दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद में जैसे ही आता है तो ये जो आपका त्रिवलनी का पार्ट है ये खुल जाता है। तो रक्त कहाँ जाता है, ये दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले से होकर के ये देखिए ये फुफ्फुस धमनियों के द्वारा फेफड़े में चला जाता है। फेफड़े में यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है इसको, तो ऑक्सीजन जनित होता है। और ऑक्सीजन से जब मिल जाता है तो फिर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ ऑक्सीजन युक्त रक्त ये बाएं आलिंद में आता है। फिर ये द्विवलनी का पार्ट खुलता है, तो ये कहाँ आ जाता है, बाएं नीले में होता है। फिर इस हृदय का संकुचन होता है, तो यह जो है दैहिक महाधमनी से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। तो इसी जो ऊपर लिखे हो इसी को शब्दों में लिख देना है जो इसमें दिख रहा है। तो आपको ये लिखना आसान हो जाएगा। तो आप चित्र बनाइए और इस तीर को देखिए कहाँ कहाँ रक्त जाता है, उसी क्रम में आपको लिखना है, तो इसकी कार्यविधि हो जाएगी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। ये बाहरी भाग आप नहीं बनाना चाहें तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बाईं वृक्क धमनी हो गया, इसके बाद बायां वृक्क हो गया, फिर ये बाईं सिरा हो गई, फिर यहाँ पर ये महाधमनी हो गया, और बाईं ये मूत्रवाहिनी हो गई, फिर ये महासिरा हो गई, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। यहाँ पर आपको वृक्क बताना है, ये मेन बायां वक्र बताना है या दायां वक्र बताना है। फिर यहाँ पर ये आपको मूत्रवाहिनी बताना है, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये जरूरी है। बाकी आपकी मर्जी है, ये पॉइंट आपसे बने तो लिख सकते हैं, नहीं आपको सिरा धमनी ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है इस चित्र में। तो चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद इसका नामांकन करना है। यहाँ अगला प्रश्न है, निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखना है। यहाँ थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, एडिनेलिन है, वृद्धि हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन है। तो चलिए इन हार्मोनों को हम देखते हैं और इनके कार्य को देखते हैं। तो यहाँ हार्मोन लिखा है, ये कार्य लिखा है। थायरॉक्सिन का देखते हैं क्या काम है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के चयापचय क्रियाओं का नियमन करता है। इंसुलिन का काम क्या है, रक्त शर्करा का नियमन करता है। एड्रीनेलिन का क्या कार्य है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह एवं हृदय स्पंदन गति को बढ़ाता है। फिर यहाँ पर वृद्धि हार्मोन्स है, वृद्धि एवं विकास का नियमन करता है। फिर है यहाँ टेस्टोस्टेरॉन, मनुष्य में यौवनारंभ के समय शरीर के परिवर्तनों का नियमन करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हार्मोन है और इसके कार्य हैं। हो सकता है एक ही चीज़ पूछे कि इंसुलिन क्या करता है, तो रक्त में शर्करा का नियमन करता है। तो छोटे टुकड़ों में भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। यहाँ अब अगला प्रश्न है, स्वपरागण
एवं पर परागण में अंतर लिखिए। तो देखते हैं स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। पर परागण द्विलिंगी एवं एक लिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में हो सकता है। नर तथा मादा का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। यहाँ प्रायः नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। पुंकेसर एवं जायांग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके। इस प्रकार के परागण के लिए आवश्यक नहीं है। इसके पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं स्वपरागण वाले। और यहाँ पर वायु परागण वाले पुष्पों को छोड़कर शेष पुष्प आकर्षक होते हैं, सुगंधित होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए वायु, जल, कीट, जंतु और अन्य माध्यमों की आवश्यकता होती है परागण के लिए। अब यहाँ प्रश्न है, चार पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो यहाँ देखते हैं पादप हार्मोन, तो ये ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन है, और ये एब्सेसिक अम्ल एबीए वृद्धिरोधक हार्मोन भी होता है। अब इन हार्मोनों के कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, पौधे की गतियों में नियंत्रण करता है, पत्तियों को गिरने से रोकता है, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। अब इसके बाद यहाँ जिब्रेलिन का क्या कार्य है इस हार्मोन का। बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होता है, बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, पौधे की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है। इसके बाद हम अगले हार्मोन में हैं, ये है साइटोकाइनिन। तो ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि करता है, पार्श्वकलिकाओं में वृद्धि करता है, जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि को रोकने में सहायक होता है, अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करता है। ये साइटोकाइनिन का कार्य है। यहाँ पर अगला हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल एबीए वृद्धिरोधक हार्मोन भी इसको बोलते हैं। पत्तियों के एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रियाओं का नियंत्रण करता है, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करता है, पौधों की वृद्धि के दर को कम करता है। अब यहाँ अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र सहित समझाइए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वर्णक्रम प्राप्त होता है। वर्णक्रम में 7 रंग होते हैं। इनका अनुक्रम आधार से शीर्ष की ओर। तो आधार में बैगनी रंग रहेगा, जिसको आप बैजानी हप्पी नाला पढ़ते हो, उसी का है ये जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से 7 रंगों में जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, जिसका वर्ण क्रम हमको प्राप्त होता है। इसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से अपने से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। और इस चित्र को देखिए तो चित्र से भी परिभाषा आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए श्वेत प्रकाश है, ये प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाता है। इसी को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये प्रिज्म का आधार है। आधार की तरफ से आपको लिखना है, नीचे की तरफ से हमेशा लिखना है। तो ये बैगनी से लिखते लिखते हमको कहाँ जाना है, यहाँ लाल तक जाना है। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से हमको रंगों का वर्णक्रम प्राप्त होता है। और इस तरह से चित्र बनाना, यहाँ एक लाइन है, इसके अंदर ये 7 लाइन आपको बनाना है। फिर ये यहाँ पर आकर के ये 7 लाइन बनाएंगे, यहाँ पर ये पर्दा हो जाएगा। और इन रंगों को ये सब लाइनों पे जहाँ जहाँ है उनको लिखना है। यहाँ अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मानव नेत्र का। तो इस तरह से आपको एक गोलक बना लेना, चित्र बना लेना है। तो इसको हम बोलेंगे स्वच्छमंडल। फिर ये हो गया परितारिका, ये पुतली हो गया, फिर ये नेत्रेद हो गया, क्रिस्टली लेंस हो गया, पक्षमाभि कोशिकाएं हो गई, यहाँ दृष्टिपटल है, और ये द्रक तंत्रिका है, और यहाँ कांचाभ द्रव है। इस तरह से हमको चित्र बना करके इन सभी का नाम लिखना है इसके अंदर। चलिए यहाँ अगले प्रश्न को देखते हैं, वनों की एक संसाधन के रूप में क्या महत्व है। तो यहाँ पर वनों का उपयोगिता लिखना है। वन से आपको जो भी प्राप्त होता है वो सारी चीज़ें आप लिख देंगे। तो ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, अपने से भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए इसमें, ये पर्यावरण को संतुलित एवं प्रदूषण रहित रखते हैं, पशु पक्षियों को आवास उपलब्ध कराते हैं, वर्षा को प्रोत्साहित करते हैं, वनों से विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है,
वनों से फल मेवे इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। वनों से उपयोगी इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वन पशुओं के लिए चारागाह का कार्य करते हैं। इस प्रकार वनों का संरक्षण करना मानव के लिए लाभदायक होता है। अब यहाँ प्रश्न है, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पेट्रोल का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी गैस का दहन ये रासायनिक परिवर्तन है। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना ये भौतिक परिवर्तन है, गर्म करना। फिर ये दूध से दही का जमना ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होना ये भी क्या कहलाया? भौतिक परिवर्तन कहलाया। अब यहाँ अगले प्रश्न को समझते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखना है या विद्युत संयोजी यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी भौतिक प्रकृति को समझते हैं। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट सकते हैं। फिर यहाँ गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं घुलनशीलता की। तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। तो जल में घुलता है, बाकी जो कार्बनिक विलायक हैं उसमें नहीं घुलता है। अगला विद्युत चालकता की बात कर लेते हैं। तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिकों विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं हो पाती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं या जल में घुले अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है और बल कमजोर पड़ जाने के कारण आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आयनिक यौगिकों के ये गुणधर्म हैं, इनको आपको अच्छे से देख लेना है, एनसीईआरटी के बुक का ही है ये। अब यहाँ अगले प्रश्न में है, सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल होती है 11, जिसमें पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1 होता है। तो कुछ नहीं, आपको बीच में ये सोडियम लिख देना है। फिर आपको 3 कक्षाएं बनाना है, 1 2 3। तो 2 में आपको 2 बिंदु बना देना है, उसके दूसरे वाले में 8 बिंदु बना देना है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक। तो इस तरह से सरल सा है। इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 8। यदि हम इसका विन्यास करें अष्टक नियम से तो 2 6 हो गया, मतलब इसमें 2 ही कक्षाएं हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहीं भी आपको 6 बिंदु बनाना है दूसरे में, और पहली वाले में 2 बनाना है। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक होता है 12, और ये होता है 2 8 2, मतलब इसमें 3 कक्षाएं हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 बिंदु बनाना है, और तीसरी कक्षा में 2 बिंदु बनाना है। तो यही बिंदु इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करते हैं। इस तरह से ये बिंदु संरचना कहलाती है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें हमको बताना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। तो चलिए इसको क्रमवार क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। जैसा परीक्षा में आए उस तरह का आपको करना है, जो वाला भाग आए। हो सकता है 2 ही अभिक्रिया दे तो 2 ही आपको करना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझते हैं हाइड्रोजनीकरण। वैसे इसका सीधा अर्थ है हाइड्रोजन का जुड़ना, पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ ये डबल बंध है या ट्रिपल बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और यहाँ पर हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं निकिल की उपस्थिति में। तो कुछ नहीं, इसमें जो है हाइड्रोजन और जुड़ जा रहा है,
यहाँ पर हमारे पास जो है एक एक हाइड्रोजन इसमें बंध जुड़ेगा। तो यहाँ पर अभी दो दो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसमें कितने जुड़ गए? तीन। इसमें कितने हो गए? तीन। इस तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, और इसमें ये एक उदाहरण हो गया इसका। अब यहाँ अगला है ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया। ये क्या कहलाती है? एथेनॉल क्षारीय केमेनोफोर की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एथोनाइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो सीधा सीधा ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एथेनॉल है और ये क्षारीय केमेनोफोर है। जब हम इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो इसमें जो है एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ये जो बस बनता है ये होता है CH3COH। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ अगली अभिक्रिया है साबुनीकरण। तो एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम के कार्बनिक लवण बनाते हैं। यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। तो देखिए एक एस्टर का उदाहरण है CH3COO, C2H5, और यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इससे क्रिया करते हैं तो ये कार्बनिक लवण बनते हैं CH3COONA। मतलब यहाँ से ये जो है CH3C2H5 और OH हट जाता है, Na जुड़ जाता है, तो ये साबुन बनता है। ये साबुन का सूत्र हो गया। तो इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहेंगे। अगला है हमारे पास दहन अभिक्रिया। तो अधिकतर कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन अर्थात वायु में जलने पर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। जैसे यहाँ मेथेन है CH4, और ये वायु माने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो ये CO2 और H2O और साथ में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? दहन अभिक्रिया। दहन का सीधा सीधा अर्थ है ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर के ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न करना। अब यहाँ अगले प्रश्न को समझते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए, या साबुन की कार्यविधि को समझाइए, या धूल मैल हटाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये सारा कुछ यही प्रश्न है, और इसका उत्तर देखते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन का अणु दो भागों से बना होता है। पहला लंबा हाइड्रोकार्बन वाला भाग R होता है, तथा दूसरा Na+ युक्त छोटा अम्लीय भाग COO, ये -Na+। इसमें R जो होता है, इसमें जो R होता है ये जल विरागी होता है, मतलब जल से दूर भागता है। एक आयनिक अम्लीय सिरा जो जल रागी होता है, और ये वाला जो भाग होता है, ये जो अम्लीय भाग होता है, आयनिक भाग होता है, ये जलरागी होता है। ये जल से जाकर के चिपकता है। तो इस तरह से साबुन के दो भाग हो गए। अब जब हम साबुन को गंदे कपड़े में लगाते हैं तो क्या होता है? तो जब गंदे कपड़ों को साबुन के साथ मिलाया जाता है या लगाया जाता है, तो साबुन के अणु का आयनिक भाग जल रागी होने के कारण जल में विलय हो जाता है, जबकि साबुन के अणु का दूसरा जल विरागी होने के कारण तेल या ग्रीस वाले भाग में संलग्न हो जाता है। गंदे कपड़ों को साबुन विलयन में खगालने पर साबुन के अणुओं से संलग्न गंदगी के कण जल में घुल करके बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार कपड़े साफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो वाला भाग है ये हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग है। ये जल विरागी होता है, जल से दूर भागता है। और ये जो है आयनिक भाग होता है, ये अम्लीय होता है, ये जलरागी होता है, जो जल के अणुओं से मिलता है। बस इन्हीं के, ये जो है ग्रीस तेल मिट्टी से मिलता है, ये जल के अणुओं से मिलता है, और इस तरह से ये घोल के गंदगी को बाहर कर देता है। तो यही सारी चीज़ लिखना है, ये चित्र बना देना है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न को समझते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? तो चलिए यहाँ पर हम दोनों के अंतर देखते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर एथेनॉल, दूसरा हो गया एथेनॉइक अम्ल। तो इसको एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, इसको एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं। तो पहले भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। तो यह रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला होता है, तीक्ष्ण स्वाद वाला होता है, और द्रव होता है। इसका जो क्वथनांक होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि केल्विन में कहें तो 351 केल्विन। इसी तरह से यहाँ पर एथेनाइक अम्ल है, ये भी रंगहीन होता है, सिरके की सी विशिष्ट गंध वाला होता है, खट्टे स्वाद वाला होता है, और ये भी द्रव अवस्था में होता है। इसका क्वथनांक उससे थोड़ा ज़्यादा है, और ये 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन होता है। अब हम आते हैं रासायनिक गुणधर्म की ओर।
तो उदासीन प्रकृति लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है, तो इसकी प्रकृति उदासीन होती है, अतः लिटमस पेपर को कुछ नहीं करता है। और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर यहाँ पर कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया नहीं करता है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके रंगहीन गंधहीन बुलबुलों के साथ CO2 गैस निकालता है। अब यहाँ पर जो एथेनॉल है, यह क्षारकों से अभिक्रिया नहीं करता है, क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके मृदुगंध वाले एस्टर बनाता है, और यहाँ पर एल्कोहलों से अभिक्रिया करके मृदुगंध वाले एस्टर बनाता है। तो दोनों एस्टर ही बनाते हैं, मतलब एस्टर बनाने के लिए एथेनॉल और एथेनाइक या अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ अगले प्रश्न में है, अमीबा में पोषण विधि को समझाइए। तो देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी अस्थायी अंगुलाकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं से चिपक जाते हैं। ये प्रवर्ध या संरचनाएं भोजन के कणों को घेर लेती हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाती हैं। खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव में प्रसरित हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए अब इसी का हम चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर ये अमीबा हो गया। अमीबा में ये जो बने हुए अंगुलाकार प्रवर्ध हो गए, और ये खाद्य का कण हो गया। तो यहाँ पर ये खाद्य का कण जैसे ही आता है, इसमें कूटपाद बनता है, या फिर इसके बाद ये रिक्तिका बन जाती है। अब इस रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका जब ये अंदर चला जाता है, आपस में जुड़ गया, तो यहाँ खाद्य रिक्तिका बन गई। अब इसका जो है अपघटन होगा, ये टूटेगा, और इसके बाद यहाँ पर अमीबा इससे पोषण प्राप्त कर लेगा और जो अपशिष्ट है उसको बाहर कर देगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है अमीबा के पोषण की। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये हाथ को हम इस तरह से, यहाँ यदि ये हाथ बनाते न बने तो आप सीधे हाथ भी लिख सकते हैं। ये प्रतिवर्ती चाप की क्रिया विधि है। तो यहाँ पर देखिए, ग्राही त्वचा होती है जो ऊष्मा को, माने यहाँ गर्म चीज को छू रही है, तो इसको दर्द का आभास हो रहा है। अब ये यह कहाँ, संवेदी तंत्रिका के सहायता से ये कहाँ पहुँचती है, मेरुरज्जु पर पहुँचती है। मेरुरज्जु इस संदेश को मस्तिष्क तक पहुँचाती है। फिर मस्तिष्क से यहाँ पर जो संदेश आता है, तो ये तंत्रिका कोशिका में आता है। फिर ये तंत्रिका कोशिका जो है इसका संदेश का प्रसारण करती है प्रेरक कोशिका से। ये प्रेरक कोशिका जो है ये कहाँ पर जाता है, पेशियों में। फिर इसको आदेश मिलता है कि अपना हाथ हटाएं। इस तरह से ये प्रतिवर्ती चाप की घटना होती है। तो इस तरह से आपको प्रतिवर्ती चाप को बनाना है, और यदि इसकी कार्यविधि आ जाए तो इसी चीज को शब्दों में लिख देना है। यहाँ अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरह से ये मानव मस्तिष्क का चित्र है, इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके नामकरण का देखते हैं। तो ये मेरुरज्जु है। इसके बाद ये जो पिछला भाग यहाँ पर ये जो दिख रहा है पत्ते जैसा, ये है अनुमस्तिष्क। फिर यहाँ पर मेरुरज्जु से जो भाग मस्तिष्क का जुड़ता है वो क्या कहलाया, मेडुला। फिर यहाँ पर ये कहलाया पॉन्स, और ये सब मिला के होता है पश्च मस्तिष्क। फिर यहीं पर एक पीयूष ग्रंथि भी होती है, और हाइपोथैलेमस भी होता है। तो इस तरह से इसको बताना है। ये वाला भाग जो आगे का हिस्सा है ये अग्र मस्तिष्क कहलाया। ये जो भाग होता है ये प्रमस्तिष्क कहलाया। यहाँ पर कपाल जो बाहरी आवरण होता है उसको कपाल या खोपड़ी बोलते हैं, और ये जो बीच का भाग है मध्य मस्तिष्क है। इस तरह से मानव मस्तिष्क का आपको रचना बनाना है। तो एक बार चित्र बना लेना है, सरल सा है। कुछ चीज़ों का नाम लिखना है, मुख्य रूप से आपको लिख लेना है। मध्य मस्तिष्क दिखना है, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु। बाकी चीज़ें उतनी आवश्यक नहीं है, कम से कम इतना चीज़ आपको लिखना ही लिखना है। अब यहाँ प्रश्न है, मेंडल के अनुसार द्विगुणित क्रॉस का रेखा चित्र बनाइए। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम दो लक्षणों को लेते हैं, गोल और पीले बीज। तो गोल के लिए हमने आर आर लिया है, और पीले बीज के लिए वाई वाई ले लिए। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा गुण है, दूसरे लक्षण हैं, वो झुर्रीदार हैं। तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, ये अप्रभावी गुण है इसलिए स्मॉल आर लिखे हैं।
और हरे बीज हैं ये वाई वाई, ये भी अप्रभावी गुण है तो हम वाई वाई लिख लिए। पहली पीढ़ी में हम इनका यदि स्वपरागण करा देते हैं, संकरण करा देते हैं, तो हमको जो जीन का क्रम मिलता है वो आर आर वाई वाई मिलता है। मतलब आर का मतलब गोल और वाई का मतलब पीला, और ये प्रभावी गुण है। तो पहले पीढ़ी में सभी जो है गोल और पीले संकर बीज प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इन्हीं का पहली पीढ़ी का हम स्वपरागण कर दें, तो पहली पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर हमको 9 जो हैं गोल एवं पीले बीज मिलते हैं, और 3 गोल एवं हरे बीज मिलते हैं, और यहाँ 3 जो है झुर्रीदार एवं पीले बीज मिलते हैं, और यहाँ झुर्रीदार एवं हरे बीज मिलते हैं। इस तरह से इनका जो फिनोटाइप का रेशियो होता है 9:3:3:3 और 1 अनुपात का होता है। यदि यह चेकर बोर्ड भी बनाने के लिए आ जाए तो इस तरह से आप जो है 4 डब्बे ऐसे कुल मिला के 16 बॉक्स बना लेंगे। अब ऊपर जो है इसी में से इसका क्रम लिखना है, तो यहाँ पर ये हो गया क्या, एक आर और एक वाई से लेना है। तो यहाँ मान लेते हैं कैपिटल आर है, फिर इसके बाद कैपिटल वाई है, फिर कैपिटल आर ले लेते हैं और साथ में स्मॉल वाई ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, फिर ये जो है वाई का ले लेते हैं यहाँ स्मॉल आर के साथ, तो ये स्मॉल आर हो गया, फिर यहाँ कैपिटल वाई हो गई, फिर स्मॉल आर हो गया और स्मॉल वाई हो गई। ये जो हम इधर लिखें इसी चीज़ को यहाँ लिखना है। ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ कैपिटल आर के साथ जो है स्मॉल वाई, इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर लेते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इसको हम मिलाते हैं तो देखिए पहले बॉक्स में जो आर हो गए, यहाँ हो जाएगा आर, और फिर ये हो जाएगा आर, और फिर ये हो जाएगा वाई और वाई। तो यहाँ पर ये आर वाई इस तरह से आ गया। अब इसमें देखते हैं कि दो ठो ये कैपिटल आर हो जाएंगे, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ को मिला मिला के लिखना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 2 बड़े आर हो गए, एक कैपिटल वाई हो गया और एक हो गया स्मॉल वाई। इस तरह से यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। तो जब हम इसमें देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर हमारे पास जो बना वो कैपिटल आर बना और साथ में स्मॉल आर बना, फिर कैपिटल वाई बना और स्मॉल वाई बना। यहाँ पर देखते हैं तो फिर भी देख लेते हैं, ये कैपिटल आर है, फिर स्मॉल आर है, फिर यहाँ पर कैपिटल वाई है और यहाँ पर जो है स्मॉल वाई है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कैपिटल वाई वाई होगा, देख लेना, इसमें कैपिटल वाई है, इसमें कैपिटल वाई। इस तरह से आपको ऊपर का ये सारा कुछ लिखते जाना है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, तो दोनों में कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिख दिए। फिर यहाँ वाई है, कैपिटल कैपिटल को पहले लिखते हैं, और ये स्मॉल वाई है तो यहाँ स्मॉल वाई लिख दिए। इसमें देख लेते हैं तो यहाँ ये कैपिटल आर है, फिर ये कैपिटल आर है, फिर 2 स्मॉल वाई है और ये स्मॉल वाई है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये कैपिटल आर हो गया, फिर ये स्मॉल आर हो गया, फिर ये कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये कैपिटल आर हो गया, फिर स्मॉल आर हो गया, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई हो गया। अब इसमें हम मिलाएंगे तो देखते हैं, इसको और इसको देखना है। तो यहाँ पर कैपिटल आर हमको दिख रहा है, स्मॉल आर दिख रहा है, और दोनों में कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई लिख दिए। अब इस वाले हिस्से में चलते हैं, तो यहाँ कैपिटल आर है, साथ में स्मॉल आर है, फिर ये कैपिटल वाई है और यहाँ पर स्मॉल वाई है। इसमें देख लेते हैं तो दोनों आर छोटे छोटे हैं, स्मॉल आर आर हो गया और एक कैपिटल वाई वाई हो गया। अब हम इस वाले भाग में आते हैं तो दोनों स्मॉल स्मॉल आर हैं और यहाँ पर कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। यहाँ जब हम इस वाले में आते हैं तो देख लेते हैं, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, इनको देख के लिख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कैपिटल को शुरू में लिख देंगे कैपिटल वाई और यहाँ पर हो गया स्मॉल वाई। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, फिर यहाँ 2 स्मॉल वाई है। इस वाले हिस्से में आते हैं तो स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, फिर ये कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल वाई हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ये हुआ स्मॉल आर और क्या हो गया, ये स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ पर हम छांटेंगे इसमें कि कौन जो है गोल एवं पीले बीज वाले हैं। तो गोल और पीले के लिए एक बड़ा आर होना चाहिए, कैपिटल वाई। तो एक ये गोल पीले बीज वाला है, ये बड़ा आर कैपिटल वाई इसमें भी है।
यहाँ पर बड़ा आर और कैपिटल वाई इसमें भी है, इसमें भी बड़ा आर और कैपिटल वाई है, यहाँ भी बड़ा आर और कैपिटल वाई है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, यहाँ बड़ा आर और माने कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। और देख लेते हैं, यहाँ भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, यहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। और देख लेते हैं, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और होगा कहीं पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो इस तरह से आप इसको मिलाएंगे और पूरी संख्या गिनेंगे तो आपको जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले मिलेंगे गोल एवं पीले बीज कहला जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर जब हम अलग देखेंगे, यहाँ देख लीजिए गोल एवं यहाँ पर तीन जो हैं हरे बीज वाले मिल जाएंगे, जो कैपिटल आर होंगे और स्मॉल वाई वाले होंगे। फिर यहाँ पर देखिए झुर्रीदार एवं तो स्मॉल आर होंगे, कैपिटल वाई वाले होंगे। फिर ये झुर्रीदार और हरे बीज तो स्मॉल आर स्मॉल वाई इस तरह से होंगे। तो ये सारी संख्या मिलाएंगे, इनका टोटल 16 होना चाहिए। इस तरह से आपको चेकर बोर्ड बनाना है। तो इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 गोल एवं पीले बीज वाले हो गए। फिर गोल एवं हरे, तो मतलब आपको बड़ा यार देखना है, स्मॉल वाई देखना है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया गोल एवं हरे बीज वाला, एक ये हो गया, ये भी गोल एवं हरे बीज वाला हो गया, और ये भी जो है गोल एवं हरे बीज वाले हो गए। थे कितने हो गए यहाँ पर, 3। फिर झुर्रीदार माने स्मॉल आर चाहिए, तो स्मॉल आर हो गए, ये स्मॉल और कैपिटल वाई, और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। इस तरह से 3 झुर्रीदार और पीले बीज वाले हो गए। अब दोनों स्मॉल स्मॉल एक ही हैं, तो इस तरह से आपको चेकर बोर्ड बनाना है और छांटना है। चलिए यहाँ पर बुक का ही सवाल है, इस सवाल को समझते और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम हो, तो यह बल्ब 220 वोल्ट से स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। इसका बी नंबर है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा। तो यहाँ पर हमको दिया गया है V बराबर 220 वोल्ट, और R का मान दिया है कितना, 1200 ओम। अब इसमें जो विद्युत धारा है, तो यहाँ पर देखते हैं ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यदि हम I का निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो V का मान 220, R का मान 1200, यदि हम भाग कर देंगे तो 0.18 एम्पियर इसमें धारा हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे वाले में हमको 220 वोल्ट दिया है, प्रतिरोध का मान 100 दिया है, धारा का सूत्र यही लगेगा। तो I बराबर 220 वोल्ट बटे 100 हुआ, भाग करेंगे तो 2.2 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको सूत्र भी लिख देना है। यहाँ लिखा है समीकरण 11.6, तो इसको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिख देना है ओम के नियम से सूत्र, यहाँ भी लिख देना है ओम के नियम से सूत्र। अब यहाँ अगले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई एल बटे 2 और मोटाई 2a हो। तो चलिए प्रथम तार के लिए हम प्रतिरोध निकालते हैं। तो ये R1 लिखा है, R1 बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए, और इसका मान कितना दिया है, 4 ओम, ये मान लेते हैं पहली तार का प्रतिरोध। इसी तरह से द्वितीय तार के लिए जो सूत्र होगा, R2 बराबर हो जाएगा रो एल का मान एल बटे 2 दिया है, इसलिए यहाँ एल बटे 2 लिख दिए हैं, और ए का मान जो है 2a दिया है, ये 2a, तो 2a लिख दिए हैं। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो 2 2 ये नीचे हो जाएगा, तो 1/4, और ये हो जाएगा रो एल ए। अब यहाँ पर 1/4, और ये जो रो एल अपॉन ए है, ये इसका मान R1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे R1। R1 का मान 4 ओम दिया है, तो यहाँ 4 ओम लिख देंगे। 4 4 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। इस तरह से इसको हल करके देखना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, 11.13 उदाहरण था एनसीईआरटी का। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे दिन चलाया जाता है, 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को भी करते हैं। यहाँ 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपभुक्त कुल ऊर्जा, तो रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है, 8 घंटे प्रतिदिन चल रहा है, और ये 30 दिन चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो ये 96,000 वाट आवर आ जाएगा। लेकिन हमको इसको के में बदलना है,
तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो यहाँ से 3 शून्य हटा करके किलो लगा देंगे तो 96 किलोवाट आवर इसका खपत हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। अब इस प्रकार यदि हम 30 दिन में देख ले रहे हैं कि जो इसका ऊर्जा का मूल्य है 1 kWh का 3 रुपये है, तो 96 kWh का कितना होगा, तो 3 का गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, 288 रुपये। इस तरह से इन सवालों को एक बार लगा के देखिएगा, तभी आपसे बनेंगे और सवाल इस चैप्टर से आएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है आप। यहाँ अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम या इसी को हम पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ने पर संयोजन की कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो यही है, यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जुड़े हों या पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो संयोजन की कुल प्रतिरोध की गणना करना है। तो सरल सा सवाल है, देख लिए इसको। मान लीजिए तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्रानुसार समानांतर क्रम में जोड़े हैं। तो यहाँ पर ये चित्र भी बनाना है, चित्र नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पर R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये समांतर क्रम में जोड़े हैं। और इसमें जो परिपथ का वोल्ट है, ये बैटरी लगा दिया गया है, इसका वोल्टेज के लिए भी लगा दिया है। इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा नापने के लिए एम्पियर लगा है, इसमें आई है और इस तरह से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यदि आप इसको नहीं लगाना चाहते तो आप इसको सीधे जोड़ सकते हैं, इसको नहीं लगाना चाहते तो हटा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बाकी चीज़ें इसमें लगा के रखना है। तो जो चित्र में दिख रहा है वही आपको बोलना है कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है और इनका जो विभवांतर है वो भी है। इस तरह से यहाँ पर ये शब्द बना हुआ है, इसी शब्द को जो अभी मैं बोला वो लिखना है। इसके बाद आपको कुल धारा निकालना है, तो कुल धारा जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यहाँ ओम के नियम का सूत्र भी लिख देना है, V इक्वल टू क्या होता है IR। लेकिन यदि यहाँ से I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो इस तरह से सब जगह I है, तो इसको आपको लिखना है। तो यहाँ I की जगह V अपॉन R लिखेंगे, I1 की जगह V अपॉन R1 लिखेंगे। V का मान सबके लिए समान रहेगा, इसलिए I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। इस तरह से लिखना है। ये जो बगल में लिखा था ओम का नियम, उसको भी लिखना है। यहाँ से देखिए V को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से V और यहाँ से V कट जाएगा, यहाँ इस तरह से बचेगा और ये सूत्र आ जाएगा। इस अतः कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये कहलाया कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इस तरह से आपको सूत्र स्थापित करना है इसका। अब यहाँ अगला प्रश्न है, आहार जाल जिसको खाद्य जाल भी बोलते हैं एवं आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला में दो अंतर लिखना है। तो चलिए अंतर देखते हैं इसमें। आहार जाल ये खाद्य जाल है और ये खाद्य श्रृंखला है। आहार जाल अनेक आहार श्रृंखलाओं का संकलन है जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जो आहार जाल होती है वो आहार श्रृंखला के संयोजन से ही बनती है। अब आहार श्रृंखला एक जीवों की श्रृंखला है जो अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। फिर देखिए दूसरा अंतर है इसमें, उच्चतर पोषी स्तर के सदस्य अपने नीचे पोषी स्तर के किसी अन्य श्रृंखला के सदस्य जीव द्वारा पोषण प्राप्त कर सकते हैं या संबंधित होते हैं। यहाँ उच्चतर पोषी स्तर के जीव अपने निम्न पोषी स्तर के किसी विशेष सदस्य जीव से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए और लिख सकते हैं, ये जो होता है ये बहुदिशीय होता है, जबकि ये जो होता है आहार श्रृंखला यह एक दिशीय होता है। यहाँ पर एक जीव जो होता है वो कई आहार श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, इसमें एक जीव एक ही श्रृंखला का सदस्य होता है। तो इस तरह से एक दो अंतर और भी आप बढ़ा करके लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाइए, यह एक दैशिक क्यों होता है, पुष्टि कीजिए। तो चलिए देखते हैं। चूंकि ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ओर आगे बढ़ता है और वापस विपरीत दिशा में नहीं होता है, इसलिए इसे एक दैशिक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध ऊर्जा हर पोषी स्तर पर कम होती जाती है, जिससे ऊर्जा का वापस लौटना असंभव हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये ऊर्जा का स्तर बना हुआ है, तो ऊर्जा प्रवाह का आरेख है। ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है। उस सूर्य की ऊर्जा को पौधे लेते हैं, उत्पादक लेते हैं। फिर पौधों को जो शाकाहारी करते हैं, खाते हैं, तो 10% ऊर्जा इनके में चली जाती है। फिर शाकाहारी से जो ऊर्जा है वो मांसाहारी में जाती है और मांसाहारी से जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं उनमें ऊर्जा जाती है। यहाँ देखिए पिरामिड घटता हुआ बना है,
इसका मतलब सबसे अधिक ऊर्जा होती है सूर्य में, उससे कम ऊर्जा उत्पादक को मिलती है, उससे कम शाकाहारी को, उससे कम मांसाहारी को, और सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो शीर्ष मांसाहारी को प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये ऊर्जा का प्रवाह है, ये एक दिशीय होता है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न समझते हैं, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। तो चलिए समझते हैं पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला या इसी को आहार श्रृंखला बोलते हैं के विभिन्न चरणों को, जहाँ पर भोजन अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पोषी स्तर कहलाता है। तो इसको हम एक आहार श्रृंखला के माध्यम से, यदि परीक्षा में आया आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए तो ये उदाहरण उसमें भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरे पौधे हैं, इसका भोजन और ऊर्जा, या जो टिड्डे खाते हैं तो टिड्डों को मिलता है। फिर यहाँ पर टिड्डे को मेढक खाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण या इधर होता है। फिर मेढक को सांप खाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण सांप में हो जाता है। और सांप को फिर सूक्ष्म जीव खाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर इनका जो है अपघटन हो जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? पोषी स्तर हैं। उत्पादक जो है प्रथम पोषी स्तर के कहलाते हैं, शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर के, मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर के, और यहाँ पर जो उच्चतम मांसाहारी हैं वो चतुर्थ पोषी स्तर के, और जो अपघटक होते हैं वो पांचवें पोषी स्तर के कहलाते हैं। इस पोषी स्तर को ऐसे भी बता सकते हैं कि ये उत्पादक है। फिर यहाँ उत्पादक से पोषण प्राथमिक उपभोक्ता माने शाकाहारी प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता प्राप्त करते हैं, मांसाहारी। फिर यहाँ पर ये जो तृतीयक हैं ये जो हैं उच्च मांसाहारी हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या, अपघटक होते हैं जो इनको खाते हैं। तो इस तरह से पोषण का स्तर होता है। तो इस तरह से यहाँ जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ख़त्म होती है। पहले आप इनको अच्छे से तैयारी करेंगे, लिख लिख के देख लीजिए, यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इसके बाद आपके पास समय बचता है तो आप दूसरे प्रश्नों को अवश्य देखें। थैंक यू।